हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फंक्शन चैप्टर में डोमेन और रेंज के बारे में। फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। कल हमने देखा था फंक्शन के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि फंक्शन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से फंक्शन को हम डिफाइन कर पाते हैं, है ना। तो फंक्शन क्या हुआ था, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन की जब हमने बात की थी तो फंक्शन को हमने क्या बोला था कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है ना। अब उस रिलेशन में कंडीशन क्या होती है कि जो दो सेट हैं, जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो रिलेशन में क्या आप देखते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट आर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, दो सेट का जो क्रॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, पहले से स्टार्टिंग से जब ये रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से मैं बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इसके बाद रिलेशन, देन इसके बाद फिर क्या है हमारा फंक्शन। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है, फिर तब हम उसके बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ पाएंगे। तो क्या हुआ था कि रिलेशन जब हमने निकाला था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हमने निकाला था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सेट हो रहे थे, दो सेट हो रहे थे। ठीक, तो रिलेशन में क्या होता था कि उन दोनों सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे, उन ऑर्डर्ड पेयर के क्या आ रहे थे, एलिमेंट हमारे पास एक्स और वाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो ये x और y जो एलिमेंट आ रहे थे, इन x और y एलिमेंट के बीच में कैसा रिश्ता है ये हम शो कर रहे थे। वो क्या हो रहा था, रिलेशन में हो रहा था। ठीक, अब उसी रिलेशन का एक स्पेशल पार्ट होता है क्या, फंक्शन। क्योंकि पहले से ही डेफिनेशन में बोला है कि रिलेशन क्या, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक, हमने देखा था कैसा वो कैसा रिलेशन होगा स्पेशल टाइप का कि दो सेट अगर हैं तो पहले सेट के हर एलिमेंट का, पहले सेट के क्या, किसका, हर एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज बनना चाहिए। हमने देख भी लिया था, फिर से हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं जिससे ये क्या हो जाए, रिवाइंड हो जाए। जैसे ये क्या हुआ, हमारे पास दो सेट हो गया, एक सेट हमने क्या, एरो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ए हो गया, और दूसरा सेट क्या हो गया, बी हो गया। अब ये दोनों सेट में हमने मान लिया, पहले सेट में क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, इधर हमने ये ले लिया, और इधर हमने मान लिया क्या, 2 3 4 5 6। तो क्या बोला था, पहले सेट मतलब जो सेट ए। ठीक है, तो सेट ए में अब देखिए जब इनका रिलेशन बन रहा था तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता था, प्री इमेज कहलाता था, और ये वाला कहलाता था इमेज। तो इसको हम क्या मानते थे, एक्स, क्योंकि जो हमारे पास रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर थे वो किस फॉर्म में होते थे, एक्स वाई। तो एक्स किसका होता था, अगर सेट के थ्रू हम चले जाएं तो एक्स है पहले सेट के सारे एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट, और बाई जो था इसको हम क्या कर रहे थे, बाई, ये दूसरा सेट बी जो आ रहा है ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को शो कर रहा था, दूसरे सेट के एलिमेंट आ रहे थे, तो इसमें हम क्या बोलते थे, इमेज। ठीक, ये एक्स हमारा क्या होता था और बाई क्या होता था, बाई को हम क्या बोलते थे, इमेज बोलते थे, और एक्स को क्या बोलते थे, प्री इमेज बोलते थे। ठीक, और दूसरी चीज इसको क्या बोला जाता था, डोमेन। तो क्या बोला जाता था, डोमेन। और डोमेन बेसिकली कल हमने बात किया था कि जो हम इनपुट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। ये क्या हो रहा था हमारा, रेंज। इसकी हमने बात की थी, वाई को क्या बोला जाता था, रेंज बोला जाता था। ठीक है, तो इसके थ्रू जब हमने कल डेफिनेशन बनाई थी फंक्शन की, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के कितने होने चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई रिलेशन हमारे पास आया, ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कल था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, रिलेशन का है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में ये जो y होता है, y को क्या बोला जाता है, f ऑफ x।
एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाई कब डिफाइन होगा, एक्स के थ्रू डिफाइन होगा, है ना। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। इसलिए ये क्या होता है, इस y को क्या हो जाता है, f ऑफ x। तो मतलब कहीं भी अगर फंक्शन में y इज इक्वल करके लिखा है तो y को आप क्या बोलोगे, f ऑफ x बोलोगे, या फिर f ऑफ x लिखा है तो उसको आप क्या समझ सकते हो, y समझ सकते हो रिलेशन के थ्रू। ठीक, तो x प्लस 1, तो x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी 2, देन 2 की इमेज क्या हो जाएगी 3, 3 की इमेज कितनी हो जाएगी 4, 4 की इमेज कितनी हो जाएगी 5। तो डेफिनेशन को ये कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, डेफिनेशन को कंप्लीटली ये फॉलो कर रहा है कि अगर हम क्या करें, पहले सेट के सारे एलिमेंट को देखें तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, सारे एलिमेंट की बन रही है। पहला रूल हमने क्या बोला था, आप देखो सारे एलिमेंट की बन रही है या फिर नहीं, तो सारे एलिमेंट यहाँ पर, ठीक, कितनी इमेज बन रही है, केवल एक इमेज बन रही है, ठीक, केवल एक इमेज बन रही है। देख लीजिए हर किसी की एक इमेज बन रही है। यहाँ पर हमने ये भी बोला था कि किसी दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, किसी दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि 2 की भी इमेज ये 2 आ रही है, 2 की इमेज कितनी है 2 है, तो अब यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि हमारा जो ये क्या है दिया हुआ रिलेशन फंक्शन नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि इमेज की बात क्या है, एक इमेज है ना, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं, एक इमेज। जैसे यहाँ पर 2 की एक इमेज है 2, 1 की एक इमेज है 2। हम दूसरा एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं तो वहां पर आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या 1 2 3 4, देखिए क्या होता है रिलेशन, सॉरी फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा होता है एरो डायग्राम, जहां पर आप अच्छे से समझ सकते हो। हमने ये मान लिया पहला सेट और ये हमने मान लिया दूसरा सेट। पहले सेट में हुआ 1 2 3 4, ये हमने इतना मान लिया, इधर भी हमने मान लिया 1 2 3 4। इसमें कुछ और बढ़ा लीजिए 5 6 7 8, इसमें कुछ ऐसा रिलेशन बना, अगर मान लीजिए, ठीक है, रिलेशन को एक्स जब हम बनाएंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पर रिलेशन बना के नहीं दिखा रहे हैं, केवल और केवल एरो डायग्राम में हम शो कर दे रहे हैं किसकी इमेज ये है और प्री इमेज ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें हर किसी एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है, जैसे 1 की इमेज हमने मान ली 3 बनी, 2 की भी इमेज कितनी बनी 3 बनी, 3 की इमेज भी 3 बनी, 4 की इमेज भी कितनी बनी 3 बनी। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यस, हर एलिमेंट की इमेज है कितनी, ओनली 1। तो जब इसको आप रिलेशन बनाओगे तो ऐसे बनेगा ना, हाँ विजुअल, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन, ठीक, ऐसे रिलेशन को अगर हम शो करें तो 1 का 3 के साथ रिलेशन, फिर इसके बाद 2 का भी किसके साथ रिलेशन हो रहा है 3 के साथ, 3 का भी किसके साथ हो रहा है 3 के साथ हो रहा, और किसका 4 का भी किसके साथ हो रहा 3 के साथ हो रहा है। तो हमको इससे मतलब नहीं कि यहाँ एक ही चीज आ रही है, ठीक, यहाँ एक ही चीज आ रही है, इससे हमको मतलब नहीं है। इमेज वही हो सकती है 1 का 3 2 का 3, लेकिन क्या देखिए 1 की 2 बार इमेज कहीं आ रही है, नहीं आ रही है, 1 की केवल एक ही इमेज है 3। सो दिस इज फंक्शन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन किसको बोला जाता है। अब फंक्शन में डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। वही चीज है जैसा आप रिलेशन में पढ़ रहे हो, मीन्स जिस x की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है उसको बोला जाता है डोमेन, ठीक है। मतलब x की अगर हम देखें, x की इस वैल्यू पर ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन है। ये हमारा पहला सेट हुआ a, दिस इज x, दूसरा सेट हुआ b, दिस इज y, ठीक है। तो b दिस इज y, तो इसको हम क्या बोलते हैं f ऑफ x, क्या बोलते हैं f ऑफ x। मतलब ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है किससे, दिस फंक्शन डिफाइन हो रहा है किससे, डिफाइन हो रहा है x से, x कहाँ है इससे, ठीक है। तो कहने का मीन्स x की जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो कहने का मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाया जाएगा, डोमेन, दिस इज डोमेन, ठीक।
फिर रेंज क्या होती है, वही रिलेशन में जो हमने देखा था, x की जिस वैल्यू को रखें तो हमको y मिल जाए, मतलब आउटपुट मिल जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। उसको क्या बोल दिया जाएगा, रेंज बोल दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं x की अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं तो भी कितना आ रहा है, ये 3, ये हम सर्किल कर दे रहे हैं जिससे समझ जाओ, ये 3 सब है, ठीक है। तो 1 रखने पर भी 3 मिलता है, 2 पर भी 3 मिलता है, 3 पर भी 3 एंड 4 पर भी 3 मिलता है। तो ये अगर इस 3 को बोले तो ये 3 क्या होगा, दिस इज रेंज। इसको क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा। और जो रेंज होता है वही रेंज हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसी को क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड, अभी ये टर्म्स सारे ध्यान रखे रहना, किसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं, किसको डोमेन रेंज। डोमेन रेंज दोनों सेम है, रिलेशन के जैसे है, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने का मतलब ये है कि ये हमको आउटपुट, मतलब एग्जैक्टली इतना यही डिफाइन हो के आ रहा है। अगर हम x के थ्रू डेफिनेशन दे रहे हैं फंक्शन की, तो डेफिनेशन से आउटपुट कितना निकल रहा है, ये, तो ये रियल ही है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। तो ये 3 हमारा रेंज हो गया, और इस रेंज को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अब बात आई किसकी, कोडोमेन की। तो कोडोमेन आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा कौन सा, सेकेंड सेट, बी वाला सेट क्या कहला जाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, डोमेन क्या होगा, फंक्शन x की जिन वैल्यूज पर डिफाइन है उसको बोला जाता है डोमेन। तो यहां पर अगर हम देखें तो किन वैल्यूज पर डिफाइन हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा, डोमेन। रोस्टर फॉर्म में भी लिख के हम दिखा दे रहे हैं कि डोमेन, तो डोमेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे बिकॉज इट इज कलेक्शन, ठीक है। और कलेक्शन को कहाँ लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या है, x की जिस वैल्यू पर डिफाइन हुआ दैट इज डोमेन, और डेफिनेशन जो आई, ठीक है ना, डिफाइन होने के बाद जो रिजल्ट आया मतलब आउटपुट, उसी को क्या बोला जाता है, रेंज। तो रेंज यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, तो 3 इज रेंज। 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। और कोई बोले कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा जो सेट बी होगा वही क्या कहलाएगा, कोडोमेन। हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, कोडोमेन कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो आई थिंक ये रेंज, डोमेन, कोडोमेन आप समझ गए होंगे, पूरा पुराना चीज है, ठीक। हम अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में कि कौन सा फंक्शन है या फिर नहीं है, तो उसके थ्रू आप समझ जाओगे। क्वेश्चन में ही रहेगा फंक्शन है या फिर नहीं है, देख लो, ठीक है। फंक्शन है या फिर नहीं है तो वही कंडीशन देखनी है जो 2 रूल बताया। फिर जो हमें फंक्शन में क्वेश्चन आएगा तो किस बेस पर आएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। अभी तो हमारे पास सेट लिखा हुआ है, तो हम बता दे रहे हैं कि एक्सियम ये वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो दिस इज डोमेन। लेकिन अगर सेट नहीं दिया है, केवल और केवल फंक्शन का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तब उस टाइम पे आप कैसे डोमेन निकालोगे, इन सब की भी बात आज इस वीडियो में करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ स्पेशल टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फंक्शन का, देन उसके बाद फंक्शन चैप्टर ओवर होगा, ठीक। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अब किसकी, कि कुछ एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं कि वो फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि कुछ डाटा जो दिए हुए हैं उनको हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही बात कर लेते हैं, जिससे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उस चीज़ को अपनी बुक से टैली कर पाओ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बुक कौन सी मैटर नहीं रखता, बुक के सिलेबस मैटर रखते हैं। आप सिलेबस कौन सा प्रिफर कर रहे हो, ठीक है। और बुक सॉल्व करने के लिए तो अच्छी बुक्स आती हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आईडी सर में ट्राई करना, सॉल्व करने के लिए अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकेगा टाइम अगर मिलता है ना, क्योंकि अभी कल से नेक्स्ट डे से आपकी 10th की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है,
तो ये ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। पहले तो पीडीएफ क्रिएट करना, देन क्या पढ़ाना है उसके लिए कंटेंट रेडी करना, किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट सामने नहीं होते, तो दिमाग में ये सब करना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज को हम यूज़ करें जिससे स्टूडेंट समझ जाए। ठीक, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं एनसीईआरटी के अलावा भी, आपकी बुक के अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं जैसे आईडी शर्मा के हो गए, उन क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको करवाऊंगा, लेकिन अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि फंक्शन है या फिर नहीं। तो हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है रिलेशन का। ठीक है, रिलेशन दिया रहेगा, रिलेशन को ही बताना पड़ेगा ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक रिलेशन क्या दिया है हमारे एनसीईआरटी में, हाँ 2 1 3 1 4 2 दिस। ओके, रिलेशन क्या दिया है 2 1, फिर सॉरी 1 तो नहीं लिखा, 2 1 3 1 फिर 4 2, ये हो गया हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ, क्या है कि ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो सिंपल सा देखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं पहले सेट के, उन हर एक सेट का क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, और एक ही इमेज बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, रिलेशन कैसा डिफाइन हुआ है 2 1 3 1 4 2, देख के ही क्लियर हो रहा है 2 की 1, ठीक है, 3 की 1, 4 की 1, मतलब यहाँ पर 2 की एक ही इमेज है, 3 की भी एक इमेज है और 4 की भी एक इमेज है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है ना, मतलब 2 की दोबारा कोई दूसरी इमेज बन पा रही हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारे हिसाब से फंक्शन है। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप एरो डायग्राम बना लो। तो ये लीजिए, छोटा सा एरो डायग्राम बना रहे हैं, ये और ये। ठीक, अब इसमें ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, ये क्या होगा सेकेंड पार्ट। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स जिस पर डिफाइन हो। तो अभी हम एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, जब डिफाइन हो जाएगा तब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ना। तो एक्स में कौन से आएंगे, जितने भी हमारे क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट एलिमेंट एक्स होते हैं, तो 2 3 4 हमने यहाँ पर लिख दिया 2 3 4। देन वाई यहाँ पर क्या है 1, तो 1 दो बार है तो रिपीटेड नहीं होता सेट में, कोई भी चीज दो बार नहीं लिखी जाती, एक बार लिखी जाएगी 1 and 2। ठीक, तो अब इसमें क्या रिलेशन बना हुआ है, देखिए 2 का 1 से, 2 की इमेज 1, फिर 3 की भी इमेज 1 और 4 की इमेज 2। कितनी इमेज आ रही है देख लीजिए कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही इमेज आ रही है, और हर एक एलिमेंट की आ रही है। ठीक है, 2 3 4 हर एक एलिमेंट की आ रही है, तो हम ये क्या होगा फंक्शन होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। ठीक है, 2 की वही इमेज, 3 की भी वही इमेज, 4 की भी एक इमेज। ठीक, तो यहाँ पर हमने पहले ही बोला कि इमेज रिपीटेड हो रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्री इमेज रिपीटेड ना हो। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या होगा फंक्शन होगा। सेकंड वाले पे अगर हम चले, सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड की बात करें तो क्या दिया है इसमें, रिलेशन क्या रहा 2 2 2 4 3 3 3 4। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4 रिपीटेड है, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 रिपीटेड है। तो जब रिपीटेड है इमेज 2 2 बन रही है, तो क्या यहाँ पर ये फंक्शन होगा, नहीं होगा ये फंक्शन। ठीक, इसको भी हम एरो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमने बना लिया, क्या करना है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो 2 3 एक्स में कितना रहा 2 और 3, ये देखो 2 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और दूसरा 3, ये 2 and 3। फिर क्या हुआ, इधर क्या रहा 2 4 3 4, मतलब कहा जाए तो 2 3 4। इसको अगर हम लिखें सीरीज से 2 3 4, रिपीटेड है तो हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज सेट बता चुके। तो 2 की पहली इमेज क्या बन रही है 2, 2 का रिलेशन 2 से। फिर अगर आगे वाले बन जाए तो 2 की इमेज क्या आ रही है 4, दिस 2 की इमेज 4। तो यहीं से क्लियर हो गया। आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो केवल इतना देखो कि जो यहाँ पर x वाले एलिमेंट है उससे 2 एरो नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारे हिसाब से 2 एरो चला गया।
हिसाब से नहीं, चला ही गया। तो जब 2 एरो चला गया तो यहीं से पहले से ही क्लियर हो गया फंक्शन नहीं है। लेकिन एरो डायग्राम में पूरी चीज को शो कर लेते तो 2 के शो हो गया, 3 का 3 एंड 4, तो 3 का दिस 3 और ये 4, क्या हुआ, फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज बन रही, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। ठीक, 2 की 2 इमेज बन रही है, 3 की भी 2 इमेज बन रही है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप ये फंक्शन समझ में आया होगा कि फंक्शन है क्या, कब फंक्शन होता है और कब नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बोल दें कि अगर फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज बताइए, तो चलिए देखिए ये फंक्शन था, इसके लिए हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, x की जिस वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है, x की किस वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है, 2 3 4, तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, 2 3 4। ठीक, रेंज कितनी हो जाएगी, तो 1 एंड 2। ये बोले रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, तो रेंज भी आप बता सकते हो क्या हो रही है, 1 एंड 2, तो रेंज हमारी कितनी हो गई, 1 एंड 2। ये डिफाइन नहीं है, तो इस पे जब डिफाइन ही नहीं है तो कहां से निकालेंगे डोमेन एंड रेंज, वो डोमेन रेंज किसकी निकलेगी, रिलेशन की निकलेगी। हमने बोला फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालिए। इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक, तो इसके लिए भी हम ये सॉरी गंदा सा फिगर बन गया, ये एक हमने बना लिया, दूसरा ये, दोनों सेट को आप लिखो, x वाले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक, हाँ दिख रहा है। देन अब इधर क्या है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये होगा। अब आप इमेज बना लो, 1 का क्या है 2, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3, 3 का 4, 3 का हमने 4 कर दिया, 4 का 5, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। यस, इट इज फंक्शन। हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। क्यों होगा फंक्शन, सबको पता है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, पहली कंडीशन कितनी इमेज बन रही है, 1 इमेज बन रही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इसकी कोई बात करें, डोमेन की बात करें, तो डोमेन, तो ये तो पूरा हमारा क्या हो रहा है, डोमेन x की किन वैल्यू पर है, इन पर है 1 2 3 4, तो डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, दिस इज रेंज। इसको क्या बोल दिया जाएगा, यहाँ पर रेंज बोल दिया जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इसको हम बोलेंगे रेंज। तो ये आप समझ गए होंगे कि डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है, किसमें, किसी भी फंक्शन में। x की वैल्यू पर जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो वैल्यू निकल गई, मतलब इनपुट जो आप कर रहे हो, सिंपल सा मींस इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शन हैं जिनमें सेट नहीं दिया होगा, जिनमें सेट नहीं दिया है कि यहाँ पर सेट इज हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया है, या फिर सेट नहीं दिया, ठीक है, दो में से कुछ ना कुछ चीज दी रहेगी। अभी तक जो हम देख रहे थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पर हम निकाल रहे थे फंक्शन। अब मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया है या फिर सेट भी नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से डोमेन एंड रेंज को निकालेंगे। अच्छा, बात आई कि अगर सेट नहीं दिया है तो फंक्शन क्या है, तो वहां पर फंक्शन को डिफाइन करके देगा कि फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, एक इक्वेशन के थ्रू डिफाइन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन में अगर डोमेन रेंज फाइंड कर रहे हैं और सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया है तो कैसे आप फाइंड करो। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन है एक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए हमने क्या बोला, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, सेट नहीं दिया रहेगा, फंक्शन का डेफिनेशन दिया रहेगा कि फंक्शन किस पर डिफाइन है। तो इस डेफिनेशन के लिए क्या दिया रहेगा, हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके बेस पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला कि एक फंक्शन जो है x के थ्रू डिफाइन है। अब x के थ्रू डिफाइन है मतलब x की वैल्यू रखेंगे, मतलब किस डोमेन पर डिफाइन है, डोमेन पता करना है ना। तो यहाँ देखिए फाइंड द डोमेन, तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन है किस पर, 2x अपान 2x प्लस 7। चलिए डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन ही होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा जब डिफाइन हो पाएगा, तब तो फंक्शन होगा ना, अगर डिफाइन नहीं होगा तो कहाँ से होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम उस पॉइंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो देखेंगे कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से जानते हो अगर डिनोमिनेटर में किसी के 0 होता है तो वो डिफाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/0 हो गया है ना, हमने मान लिया, हमने देखा 2/0 अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नॉट डिफाइंड होती है, हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर अगर इस फंक्शन को हमको डिफाइन करना है, कंप्लीटली इसको डिफाइन करना है, तो ये डिनोमिनेटर 2x+7 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इट इज डिफाइंड व्हेन 2x+7 does not is equal to 0। जब ये हमारा 2x+7 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो पाएगा। अदरवाइज अगर ये हमारा 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो कहने का मीन्स x की हमको उस वैल्यू को छोड़ देना है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो x के किस वैल्यू को छोड़ना है, यही तो हमको ढूंढना है। डोमेन में हमको जो वैल्यू क्या कर रही है, डिफाइन नहीं करती है, उसको हटा देते हैं, और जो वैल्यू डिफाइन करते हैं उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो 2x+7 does not is equal to 0, ये 0 के बराबर जब नहीं होगा तभी डिफाइन होगा। तो कब 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम, आप ये चीज पढ़े हो तो इसको बड़े इजीली तरीके से, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको पुट कर करके चेक नहीं करनी है कि पुट करना है, ऐसे में तो क्या होगा, बड़ा लंबा सोल्यूशन होगा। आप कितने डोमेन फाइंड करोगे, इनफिनिट डोमेन फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि 2x+7 does not is equal 0, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है जो 0 के बराबर नहीं रखना है। तो अगर हम देखें तो 2x does not is equal to 7 को उधर करो, क्या आ जाएगा, -7, और x की वैल्यू अगर आप निकालो तो x does not is equal to -7/2, मतलब x की वैल्यू हम -7/2 नहीं रखेंगे। अगर -7/2 रख देते हैं तो ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइन हो पाएगा, नहीं डिफाइन हो पाएगा। आप चेक कर लो कि x does not is equal to 7/2, यही बोला कि x की वैल्यू -7/2 को छोड़कर कुछ भी आया आप रख सकते हो, वहां पर ये 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, है ना। तो अगर हम रख के चेक करें कि x इज इक्वल टू, क्या ये सही आ रहा है, -7/2 अगर हम रख दें तो कहीं 0 तो नहीं हो जाएगा। तो 2 इंटू आप रख के देख लो -7/2, देन इसके बाद क्या है +7। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, -7 + 7, तो -7 से +7 उड़ गया। ठीक, कितना बचा, 0। तो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो आपको वही कंडीशन आ गई कि कोई अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड। तो इस कंडीशन में इस वैल्यू के लिए हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। किस वैल्यू के लिए, x इज इक्वल -7/2 के लिए। बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू जो आएगी वो कहाँ से आएगी, रियल नंबर से आ जाएगी। कहाँ से आएगी, रियल नंबर से आएगी। अब देखिए, किसी भी फंक्शन का अगर हमको डोमेन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, डोमेन और ऐसे f, फंक्शन जो दिया है, तो फंक्शन क्या दिया है, f दिया है। फंक्शन को किससे शो कर रहे हैं हम, f से शो कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीटली जितने भी रियल नंबर है। तो अब r से हम रिलेशन को भी शो करते हैं। हमने क्या बोला था, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा क्या करोगे, बोल्ड कर दोगे। ये हमने लिख दिया रिलेशन, ये बोल्ड करके, सॉरी रियल नंबर। ये जो है सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन अब ये -7/2 भी तो रियल नंबर से आ रहा है, तो हम इसको हटा देंगे। तो सेट में हमने पढ़ा जिस चीज को हटाते हैं वो क्या होता है, माइनस होता है, डिफरेंस होता है। तो माइनस किसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर, -7/2 को छोड़कर हर किसी वैल्यू के लिए हमारा ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर आप कोई एक एक डाटा लिख के नहीं शो करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखे रहना है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट के अंदर
माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, हम डिफाइन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज अपान में जीरो, वो भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो जब कभी ऐसे केस आए तो आप इससे बच के रहिए कि रूट के अंदर माइनस अगर आएगा तो डिफाइन नहीं होगा, और अपान के अंदर अगर हमारा जीरो आता है तो भी डिफाइन नहीं होगा। तो उन वैल्यू को हमको हटा देना है। तो वो वैल्यू है क्या, ये ढूंढना है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में हमने वो वैल्यू यहाँ पर ढूंढी कि -7/2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलें अपान वाले पार्ट्स में ही, तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उस पर हम बात करते हैं। आप और सारे क्वेश्चन ढूंढोगे, समझ में आ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आए। हमारे पास यस 1/x³ -x, ये है हमारे पास। अब ये देखिए सेम है वही फ्रैक्शन में। आप प्रीवियस क्लास में क्या किए हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़े, और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने फैक्टर्स निकालने जरूर देखे। फैक्टर आपने ढेर सारे निकाले और फैक्टर निकालते आए भी हैं 9th में, ठीक है, 10th में। तो उनके कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ यूज करना होगा, बिकॉज ये भी तो हमारे क्या है, x³ - x क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो रहा है। और पॉलिनोमियल में हमने देखा था, ठीक है, कितने फैक्टर हो सकते हैं, जितनी x की ग्रेटर पावर होती है उतने ही हमारे क्या होंगे, फैक्टर। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इस पार्ट में क्या होगा, कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर केवल अपान है, तो हमने क्या बताया है कि अगर किसी भी नंबर के अपान में 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको भी हमको डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना है। जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना है तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड व्हेन x³ - x डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर नहीं दिखाना है, तो यही लिखेंगे ना, इट इज डिफाइंड व्हेन x³ - x डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो x³ - x डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो x³ - x डज नॉट इज इक्वल टू 0 कब होगा भाई, कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको रख देने पर ये पूरा क्या हो जाता है, 0। तो वो वैल्यू हम निकाल लें। और डज नॉट इज इक्वल 0, तो मतलब उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम उनको क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। जब उनको हम नहीं रखेंगे तो आप देखिए इसमें से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x³ - x डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो पता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 टर्म है, x कॉमन होता है, तो x को हम कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा, x² - 1 डज नॉट इज इक्वल टू 0। आप रखते जाओ। अब यहाँ पर तो कितने फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है। कितने फैक्टर चाहिए, 3, बिकॉज x की पावर कितनी है, 3। पुराने कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं ना। तो इसके अगर हम 1 का भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 1 का भी अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, जब 1 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a² - b², मतलब a + b एंड a - b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला फैक्टर x, दूसरा a + b, तीसरा क्या हो गया, a - b डज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या होता था, हमने क्या देखा था कि जब हम उसमें 10th में हमने देखा था, 9th में देखा था कि यहाँ पर इक्वल 0 होता था। जब फैक्टर निकालते थे तो इक्वल में क्या होते थे, 0 होते थे। तो हर फैक्टर का 0 के साथ हम कंपेयर करते थे तो हमको वैल्यू मिलती थी। यहाँ पर भी वही करना है ना, डज नॉट इक्वल लगाया तो डज नॉट इक्वल के साथ कंपेयर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो पहले x का, तो x डज नॉट इज इक्वल टू 0। पहली चीज क्या है कि x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। अगर हम x + 1 डज नॉट इज इक्वल टू 0, x + 1 को हम कंपेयर करेंगे, डज नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मींस x + 1 को भी 0 नहीं होने देना है। तो कब 0 नहीं होगा, +1 को आप ट्रांसफर कर दो तो x डज नॉट इज इक्वल टू -1, मतलब -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए -1 नहीं रखना है, डज नॉट इक्वल। फिर नेक्स्ट x -
ठीक है, अलग अलग दोनों चीजें हैं, इसलिए देखिए x माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0, तो इसमें भी अगर हम करें तो डज नॉट इक्वल 1, मतलब तीन वैल्यू ऐसी हैं x की जिसमें एक कंप्लीटली 0 होता है, एक x की जगह 0 पर, दूसरा x की जगह -1 पर और x की जगह +1 पर। तो सारे के सारे रियल नंबर से ये तीनों हटा दो, बिकॉज देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या, z इंटीजर्स का सेट होता है, w होल नंबर का, n नेचुरल नंबर का, ठीक, क्यों किसका, रेशनल नंबर का, r हमने किसका देखा था, रियल नंबर का। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर में सारी चीजें आ जाती है, हमने इसीलिए डेफिनेशन के लिए बोला था, एक वीडियो था शायद, उसमें आप देखोगे मिल जाएगा कि रियल नंबर की आप डेफिनेशन श्योर हो जाओ क्या होती है और उसको आप बताओ, कई सारे बच्चों ने बताया था, सही थी। तो रियल नंबर क्या होता है, जिसमें सारे के सारे नंबर को हम शो कर पाए, उसी को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। सारे नंबर को जहां नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दे, मतलब ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाती है, रियल नंबर, ठीक है, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल। तो अगर इसके डोमेन को फाइंड करें, डोमेन फाइंड करना है, ये हमारा ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन है, कब डिफाइन है, 1/x³ - x। तो अब यहाँ पर डिफाइन कब होगा, जब ये हमारा ये पार्ट 0 नहीं होगा। तो 0 कब नहीं होगा, जब इनको हम नहीं रखेंगे, मतलब इन वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें, ठीक, रियल नंबर होगा। अब इस रियल नंबर से हमको क्या हटा देना है, ये -1, 0 और 1, इनको छोड़ के तो माइनस कर देंगे, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। ऐसे हम फाइंड करेंगे डोमेन को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिए होंगे या फिर हमारे पास कोई भी सेट नहीं दिया है, केवल फंक्शन डिफाइन किया है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देकर, तो ठीक है। और हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब आपने डोमेन को फाइंड करना देख लिया कि डोमेन किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिया है, मतलब रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिए हैं, तब ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कुछ क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू, क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू डोमेन निकालने के लिए। यही हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू निकालना। ये तो एक क्या था, लॉजिक था जो हमने लगाया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू निकालने पर क्या होता है, वो भी एक तरीके का ट्रिक ही है हमारे पास, ठीक है, जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अभी यहाँ कम ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे इतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी होगा। तो उसके लिए सबसे पढ़ेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में देखिए अभी हम क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी को पढ़ने के पहले हम थोड़ी प्रीवियस क्लास पे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन को जब डिफाइन किया जाता है तो कोई एक इक्वेशन क्रिएट कर दिया जाता है, तब तो हम x की वैल्यू को ढूंढते हैं और वही डोमेन होता है। यहाँ पर भी वही करेंगे। तो इनइक्वालिटीज के पहले हम यहाँ पर देखते थे कि हमारे पास क्या होता था प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया x³ - 5x - 6, तो इसमें इज इक्वल 0 लगा होता था। इज इक्वल क्या होता था, 0 लगा होता था। तो हम यहाँ पर जब पढ़ते थे तो आप ये भी जानते हो कि इज इक्वल करके अगर लगा है 0, तो आपको जो एक्टिविटी करनी होगी दोनों तरफ करनी होगी, इधर कर दो बराबर होगा। मतलब अगर हम इधर क्या कर दें -6, ठीक है, इसको हम इधर कर दें -6, तो इधर भी हमको -6 करना पड़ेगा। जनरली हम कैसे लिख देते थे इसको, x³ - 5x और -6 को डायरेक्टली उधर ट्रांसफर करते थे, क्या लिख देते थे, 6 लिख देते थे। उधर लिख के हम क्या कर देते थे, 6 लिख देते थे। लेकिन ये रियल में आता कैसे था, इसका मीन्स ये है कि हम इधर भी -6 कर रहे हैं और इधर भी -6 कर रहे हैं, ठीक, सॉरी -6 हमने बोल दिया। हमको हटाना है, तो इसको जब -6 को हटाना है तो इसके अपोजिट पार्ट को +6 इधर करेंगे, तो +6 हमको इधर भी करना पड़ेगा, दोनों चीज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
कितना बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो जब इस बेस पर हम x की वैल्यू निकाल देते थे, इसका मीन्स क्या हो रहा है, इसको अगर सॉल्व करो तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे 6 के बराबर हो पाता, इससे हम क्या करते कि ये x कॉमन हो जाता और बचता अंदर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 6। इसका मीन्स क्या निकला, देखिए कि ये जो हमारे पास क्या है, ये पूरा पार्ट है। ठीक, ये पूरा हमारे पास क्या है, जो पूरा पार्ट है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 आएगा। जैसे हमारे पास ढेर सारे नंबर हैं जिनका हम देखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ढेर सारे नंबर हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम किसको बोलेंगे कि किन नंबर पे ये 6 आएगा, कई सारे नंबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको हम क्या देखते थे कि 0 का होना जरूरी होता है। मतलब हम इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल अगर 0 ले ले तो इसका मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल है। मतलब जिसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप बोलते थे, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या देखते थे कि x की किस वैल्यू पर हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होता था, तो वो निकालते थे। उससे इजी होता था x के फैक्टर को फाइंड करना। कैसे निकालते थे, वही स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड सबको आ रही है। तो जो इसका फैक्टर निकलेंगे x माइनस 6 निकलेगा और x प्लस 1 निकलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मीन्स जब हम कंपेयर करते थे तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 1, इन पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। मतलब अगर x की जगह हम यहाँ 6 रख दें और यहाँ 1 रख दें तो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम केस भी बना सकते हैं इसको कि अब देखिए अगर हम इस पूरे पार्ट को a मान लें, इस पूरे पार्ट को क्या मान लें, b मान लें, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यही तो बोला है ना, a क्रॉस b। चलिए तो इसका मीन्स क्या निकल रहा है कि अगर हम इस x माइनस 6 को पूरा पूरा a मान लें, x प्लस 1 को पूरा पूरा b मान लें, तो इन दोनों का इंटू करें तो 0 आएगा। इसके हम केस बना सकते हैं। केस कैसे कि अगर ये 0 या तो ये 0 हो तब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0। ये 0 नहीं तो ये 0 हो तब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 0। या तो फिर दोनों ही 0 हो तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, केस हमारे पास बना रहे हैं। तो इन पर ये वैल्यू हो गई कि x इज इक्वल 6 और x इज इक्वल माइनस 1 है ना, माइनस 1। इन पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और 0 होने पर हमारा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने ये फाइंड किया। इसको लाने का मतलब क्या था कि जब इक्वल रहता था तो हम उसके 0 वाले पार्ट से कंपेयर करते थे। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट रहता तो उस कंडीशन में डिफाइन करना क्या था, मुश्किल होता है। कि जैसे हमने 6 रखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दें कि इस माइनस 6 को यहाँ से हटा के इज इक्वल के बाद 6 कर दें, दिस इज इक्वल 6। इस कंडीशन में x को हम कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल 6। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका इंटू करें। अब ये पहला पार्ट हुआ है तो इसको हम मान सकते हैं a, कोई सिंबल नहीं, इंटू दूसरे पार्ट को हम क्या मान सकते हैं b। तो a और b का हम इंटू करें तो क्या है, 6 आए। ऐसे कई सारे रियल नंबर में ऐसे कई सारे नंबर हैं जिनको हम लेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन 6। उस ले लेते हैं, हो सकता है a की जगह 1, b की जगह 6। ठीक, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक, कितने सारे नंबर हैं ऐसे। यहाँ हम कर दें 6 के लिए कई सारे नंबर हमारे पास हो जाते हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो इस केस में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम 0 को फोकस करते हैं। ठीक, और ये 0 हमारे क्रिटिकल पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। उसके पहले इनइक्वलिटीज पे चलते हैं। देखिए, तो अगर हमारे पास हम मान लिए इक्वल का
ये इनइक्वलिटीज नहीं है, जस्ट अपोजिट, इक्वल ना हो। इक्वल ना हो इसके लिए दो सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक, इससे आप और भी बना लेते हो, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, देखिए जिस साइड ये अपना इसका मुंह खुला होता है उसको, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, और जिस साइड मुंह बंद होता है लेस। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल मतलब दो में से कोई एक ही डिफाइन हो गया, तो ग्रेटर या इक्वल, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन, और ये वाला लेस देन और इक्वल, और लगा है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये जो केसेस हैं इनमें हम इनइक्वलिटीज को जब पढ़ेंगे, ये इनइक्वलिटीज के सिंबल हैं, तो अगर इन सिंबल को हम लगाते हैं तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते टाइम ये सिंबल रियल चीज बताते हैं या फिर नहीं, मतलब सही रहता है या फिर नहीं। तो श्योर है कि सिंबल बने हुए हैं तो वो श्योर ही बताएंगे, क्योंकि जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया, वो सारी चीज़ों को देख के बनाया। हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जगह क्या होते हैं, ये गलत हो जाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, अल्टरनेट, ठीक है, करना पड़ता है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर, ये देख लें कि एक हमारे पास चीज दी हुई है, 8 इज ग्रेटर देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 4, सही है कि 8 हमारा 4 से क्या है, ग्रेटर है। अगर इसमें हम जैसे हम इक्वल वाले के साथ 4 इक्वल टू 4 अगर रहता, ऐसा इक्वल है, तो इसके भी साथ, इसके साथ अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, क्योंकि बराबर है तो बराबर है, तो इधर भी और इधर भी दोनों चीज हमको सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब तो बराबर रहेगा। मतलब अगर हम इसमें माइनस कर दें 2, इधर भी माइनस कर दें 2, तो भी वैल्यू सेम आएगी। मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर 2 का, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 का, तो वैल्यू सेम आएगी। लेकिन क्या यहाँ तो ये है कि बराबर आएगी, लेकिन क्या यही चीज यहाँ पर करने पर क्या हमारे पास सेम रिजल्ट होता है? तो आप प्लस माइनस में तो ऑलरेडी देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर प्लस करें 2 का, ठीक है, इसमें अगर हम 2 का प्लस कर दें और यहाँ भी 2 का प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 6। सिंबल नहीं बदले तो ये तो सही बता रहा कि 10 हमारा 6 से बड़ा है। अगर यहीं पर हम माइनस कर दें, 8 है ग्रेटर देन 4, माइनस कर दें -2, तब इधर कितना बचेगा, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो भी सही है, प्लस माइनस में सही है। ठीक, अब अगर हम इसी चीज को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 4, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर मान लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 8 इज ग्रेटर देन क्या है, 4, तो 4 इंटू 2, तो 8 2 जा 16 इज ग्रेटर देन 4 2 जा 8, यहाँ पर भी सही है। ठीक, फिर अगर हम डिवाइड करवाएं तो 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 4 डिवाइडेड बाई 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने 2 लिया क्योंकि ये सिंपल है, आप यहाँ से डिविजिबल है तो अभी समझ सकते हो। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, सही है। मतलब हर एक ऑपरेशन करने पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सब में ये इनइक्वलिटीज के जो सिंबल हैं सही आ रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर हम ये ऑपरेशन निगेटिव नंबर के साथ करवा दें तो क्या सही होगा कि नहीं? जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया, अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 8 इज ग्रेटर देन 4, ठीक। अब हम बोले कि अगर हम इसको किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई -3, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो 8 इंटू -3 ग्रेटर देन 4 इंटू -3, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, -24 इज ग्रेटर देन -12। क्या ये सही रिजल्ट है? आप पढ़े हो कि निगेटिव नंबर देखने में जितने बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते उतने ही छोटे, और जो छोटे दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये तो यहाँ पर क्या है, गलत है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, मतलब -24 इज लेस देन -12, ये करना पड़ेगा।
तो इसका मीन्स आप ये ध्यान रखिए कि अगर निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इनइक्वलिटीज में, तो इनइक्वलिटीज के सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, 8 ग्रेटर था 4 से, तो अब क्या हो जाएगा, इधर ऐसा हमने करवा दिया, माइनस के साथ इंटू करवा दिया, तो ये ग्रेटर वाला सिंबल जो 8 की साइड था ये बदल गया। देखिए यहाँ पर -24 इज ग्रेटर देन -12 आ रहा था पूरा केस करने पर, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा था, गलत। इसको सही, ये सही तब होगा जब ये सिंबल इस साइड पे होगा। ठीक, मतलब इनइक्वलिटीज में माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, सिंबल को बदल देता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यही चीज डिवाइड करके चेक करें, ठीक, डिवाइड करके हम चेक करें, तो यहां पर हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2, सॉरी -2, +2 तो हम कर दिए थे। -2 से अगर हम इसको डिवाइड करें, तो -2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 बाई -2 इज ग्रेटर देन 4 बाई -2। चलिए यहाँ भी देखिए कितना आएगा, -4 इज ग्रेटर देन -2। क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। -4 इज लेस देन -2, -4 इज लेस देन -2, ये सही होगा। ये पार्ट हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये देखे रहिएगा, इनइक्वलिटीज ये क्रिटिकल पॉइंट में या फिर डोमेन एंड रेंज फाइंड करने में कहीं पर दिया है तो वो आएगा। अभी मैं तुरंत एक क्वेश्चन लूंगा इसी के तरीके से, फिर बताऊंगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। फिर अगर आप रेसिप्रोकल, दूसरा केस ये होगा कि मतलब माइनस के साथ डिवाइडेशन करने पर भी इनइक्वलिटीज के सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। रेसिप्रोकल में भी बदल जाता है, अभी से बता दे रहा हूँ। इसका अगर रेसिप्रोकल करो तो कितना होगा, 1/8। ठीक, इसका कितना होगा, 1/4। न्यूमरेटर से 1 and 1, किसका छोटा पार्ट ज्यादा हो रहा है, 8 पार्ट इसके हो रहे हैं और इसके 4 पार्ट हो रहे हैं, तो 8 पार्ट तो से हो रहे हैं ना कि छोटे छोटे निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये आप जानते हो। तो ये हमारा क्या होगा, गलत, इस सिंबल के कारण। सही करेंगे तो 1/8 इज लेस देन 1/4, ये भी। तो कहने का मतलब निगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इनइक्वलिटीज क्या होगी, चेंज होगी। निगेटिव नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी इनइक्वलिटीज के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। और रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो रेसिप्रोकल में भी इनइक्वलिटीज के साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। रेसिप्रोकल में भी इनइक्वलिटीज के साइन बदलेंगे। तो हम इस बेस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको ये समझ में आए। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देन क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बड़ी हो रही है, लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुके हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं उस पर हम कल बात करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का बेस हमने बना दिया, आप अच्छे से नहीं समझ में आता बार बार वीडियो देखो। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखो, स्पीड घटा के देखो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी मैंने ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं लिया है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमने अभी इनइक्वलिटीज देखी। इनइक्वलिटीज में जो सिंबल बदलता है उसका कैसे हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पर ये है कि y इज इक्वल टू 2 - 3x, ये फंक्शन है। तो y को हम y को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। y को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन। तो ये क्या है, एक फंक्शन। ठीक, f ऑफ x, और पहले हमने बोला था जो सेकेंड वैल्यू है डिफाइन होने के बाद आती है उसी को फंक्शन बोला जाता है। तो हम y को f ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x लिखा है तो हम उसको क्या बोले, y। तो ये दिया है 2 - 3x, ये है, ये डिफाइन किया है। अब इसमें जो x बोला है, x पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है। x क्या है, रियल नंबर। लेकिन x जो है पूरा क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो आपको क्या करना है, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन फाइंड करिए एंड रेंज फाइंड करिए। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये हमको फाइंड करना है। चलिए, तो डोमेन तो पहले क्लियरली बोल दिया है कि रियल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे, जितने भी रियल नंबर हमारे हो रहे हैं। कहाँ, 0 से बड़े। कौन से हो जाएंगे, 0 से हमारे पूरे बड़े हो जाएंगे जितने भी हैं। तो इसको तो जब सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में तो डोमेन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक्स की जो वैल्यू लिखेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन डीएफ लिखेंगे, आपको ये पता है। ठीक, तो जब हम डीएफ लिखेंगे तो डीएफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा रियल नंबर जाएगा।
कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो बोला है मतलब पॉजिटिव ना, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पूरे के पूरे पॉजिटिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के ऊपर ऐसे प्लस लगा दो तो पॉजिटिव वाले रियल नंबर। कौन से वाले? पॉजिटिव वाले रियल नंबर। तो ये तो हमारा हो जाएगा डोमेन। ठीक, अब बात आई रेंज की। तो रेंज जब फाइंड करना होगा तो रेंज फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर जो केस दिया है x का उसको उठाना पड़ेगा। ये हमने उठाया, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जब x इज ग्रेटर देन 2 ये लिखा है तो हम इस पार्ट को उठा लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। मतलब रेंज की बात ये कि जब हम पूरे के पूरे रियल नंबर को हम रखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर को रखेंगे, तो रेंज मतलब जो आउटपुट है कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है। अब यहाँ पर हम पूरे रियल नंबर को एक साथ लिख के रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, हमने बोला था। ठीक है, कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये रियल नंबर का सेट, तो पूरे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको कहाँ तक लिखेंगे। ठीक, अब बात ये आ रही कि रेंज फाइंड करना है, तो रियल नंबर रखने पर बाई की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब इसकी लिमिट क्या है, कौन सी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू आएगी निकल के। तो सॉरी मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 0। आपको ये चीज फोकस करना है। अब इसको आप कुछ ऐसा करो, इस x को, ठीक है, कि ये बन जाए 2 माइनस 3x, क्योंकि इसके बेस पर डिफाइन करना है। तो जब 2 माइनस 3x बन जाए तो सबसे पहले x के साथ देखो 3 कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 कंबाइन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर वो भी -3 हो रहा है, क्या हो रहा है, -3 हमारे पास कंबाइन हो रहा है। जब -3 कंबाइन हो रहा है तो इधर अगर हम क्या करें, -3x कर देंगे। हम क्या कर देंगे, -3x अगर हम कर दें, -3 का अगर हम इंटू कर देंगे, -3 का हम इंटू कर देंगे, यहाँ पर अगर हम लिख दें कि मल्टीप्लाई बाई -3, तो -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, क्योंकि देखिए ये हमको बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम कर रहे हैं, तो -3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3x इज ग्रेटर देन 0 इंटू -3। अब देखिएगा इनइक्वलिटीज का पार्ट आ गया। हमने बोला जब माइनस के साथ आप करोगे इंटू तो सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आ गया यहाँ पर इसका यूज कि -3x हमने किया। अब ये ग्रेटर देन अगर हम इधर क्या करेंगे तो भी यहाँ तो 0 ही आएगा ना, इंटू करने पर 0 आएगा। जब इंटू करने पर 0 आएगा तो ये पूरा का पूरा -3x 0 से बड़ा नहीं हो सकता यार, तो निगेटिव नंबर शो हो रहा है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या बोला है, रियल नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देन ये सिंबल बदल देना पड़ेगा, ये हो जाएगा। हमने देखा था ये 8 इज ग्रेटर देन 4, माइनस के साथ इंटू करो, तो अगर माइनस के साथ तो -8 और -4 कौन सा बड़ा होगा, चेंज हो जाएगा ना। ये वही चीज़ हमने कर दी, इसको ध्यान रखे रहना कि माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस के साथ डिवाइडेशन या रेसिप्रोकल पे इनइक्वलिटीज के साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर, अब हमको क्या लाना है, 2 लाना है। तो 2 इसमें हम क्या कर दें, प्लस कर दें। 2 क्या कर दें, प्लस कर दें। तो जब 2 प्लस करेंगे तो एडिंग 2 यहाँ पर लिख देंगे, एडिंग 2। जब एडिंग हम 2 कर रहे हैं तो 2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा भाई, -3x प्लस 2, सॉरी ये हमने इधर ये सिंबल बदल चुका, और 0 प्लस 2 ये हो जाएगा। तो इसको जब हम इसके जैसा बना दें तो 2 पहले कर दें और -3x बाद में, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2। तो अब कहने का मीन्स हमारे ये हो गया कि 2 -3x ये जो पूरा का पूरा है कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 2 से पहले तक वैल्यू चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, 2 से पहले, लेस 2 से जितनी छोटी वैल्यू है वो सारी वैल्यू हमको मिलेगी 2 -3x की।
इसके लिए हमने क्या, रेंज के लिए हमने ये डिफाइन किया, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 से छोटा क्या, 1, 0, -1, -2, -3, -4, इस इधर तो कहाँ तक, इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट तक। तो रेंज हमारे पास क्या हो रही है, रेंज कहाँ हो रही है, माइनस इन्फिनिट से, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से हमारे पास कहाँ तक पहुंच रही है, ये 2 पर पहुंच रही है, 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा 1 तक, तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 2 इंक्लूडेड नहीं है, आप चले जाओ सेट वाले में, जो इंक्लूडेड नहीं होते उन पे क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले पार्ट में भी क्या होता है, ये लगता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज, मतलब कहाँ तक मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक ये पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, किसकी, रेंज की। तो रेंज हमारी ये निकल गई। तो ये इनइक्वालिटीज का यूज हुआ, ऐसे भी हमको क्या करना है, सोल्यूशन करने हैं। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जब आप देखोगे तो ये पार्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने क्या किया, हमको सीधे सीधे पता है कि क्या करना है, x रियल नंबर है, मतलब जो हम इनपुट देंगे कहाँ से देंगे, रियल नंबर से। तो रियल नंबर से तो सारे रियल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, लेकिन कंडीशन दे दी 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव नंबर। इसलिए हमने क्या लिख दिया, r प्लस लिख दिया, पॉजिटिव नंबर पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे रियल नंबर जो हैं पॉजिटिव वाले वो डोमेन हो गए। अब रेंज की बात, मतलब x की वैल्यू कहाँ तक आएगी, x की वैल्यू कहाँ तक आएगी। तो हमने इस केस को उठा के x की वैल्यू को सॉल्व किया, भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब जो निकल के आएगी वो। तो ये देखिए, ये हमने इसको ये बनाया, क्या किया, -3 से इंटू किया, सिंबल अल्टरनेट हो गया, दोनों साइड 2 था, हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। मतलब ये जो है सॉल्व करें, ठीक है भाई, x की जगह आप रखोगे तो सॉल्व ही करोगे ना। तो ये जब सॉल्व करो तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा, 1, 0 उधर माइनस वाले, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके हमने क्या कर दिया, 2 तक रख दिया। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो होगी, लास्ट वीडियो होगी, क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर कुछ बेस क्लियर कर दिया था, ठीक, 0 वाले पार्ट के साथ, इनइक्वालिटीज के साथ। अब उसी का हम यूज करके क्रिटिकल पॉइंट पे बात करेंगे, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन होता है उसकी हम बात कर लेंगे लास्ट वीडियो को कब। थैंक यू। और आप जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर रोज की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है @emirant_course, ठीक, इस पर आपको मिल जाएगी डेली की डेली PDF, ठीक है। ये टेलीग्राम, जितने भी स्टडी मटेरियल हैं आपको वो यहाँ से मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।